गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बताइएगा, कंप्लीट आप लोगों को दिखाई दे रही है बातें? कंप्लीट दिखाई दे रही है हमारी बात? हम लोग पॉलीमर के चौथे लेक्चर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग पॉलीमर के आगे की बातों को स्टडी करेंगे। तो पॉलीमर का फिर से एक वैरायटी आया है। हालांकि आपका पॉलीमर का लास्ट वैरायटी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या सेस, तो देख लीजिए। अभी तक हमने इन चारों लेक्चर में यही देखे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का क्लासिफिकेशन से ही पॉलीमर हमारा ख़त्म भी हो जाता है। हर बार देखिएगा, आप क्लासिफिकेशन ही पढ़िएगा और क्लासिफिकेशन में कुछ कुछ उसका यूज़, कुछ कुछ प्रॉपर्टी, इस बातों का अध्ययन करेंगे और साथ में पॉलीमर एंड हो जाएगा। लगभग 2 लेक्चर और आएगा आपके पास तो पॉलीमर ख़त्म हो जाएगा। चलेगा, हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के आधार पे, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि कब होगा? जब एक में दूसरा चीज़ जुड़ेगा, दूसरा में तीसरा चीज़ जुड़ेगा, तीसरा में चौथा चीज़ जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद क्या होगा? एडिशन होगा। एडिशन होगा तो ऐड होता जाएगा, नए नए ऐड होंगे, धीरे धीरे मॉलिक्यूल की मात्रा विशाल बनता जाएगा और वही भयावह बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ एडिशन के आधार पे। ग्रोथ का मतलब वृद्धि के आधार पे। तो वृद्धि के आधार पे पॉलीमराइजेशन का जो टाइप है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला का नाम क्या रखा गया? एडिशन। हालांकि आप एक चीज़ जानते होंगे कि पॉलीमर बनने के लिए मोनोमर को ऐड होना ही पड़ेगा। पॉलीमर बनने के लिए मोनोमर को जुड़ना ज़रूरी है। जब तक मोनोमर जुड़ेगा नहीं, पॉलीमर बन ही नहीं सकता है। तो एडिशन तो इसमें भी होगा। और एक लिखा है कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन का मतलब ये हुआ, हमने बताया था आपको कॉन्डेंसेशन क्या होता है। तो जब दोनों मोनोमर सिर्फ जुड़े, जब 2 मोनोमर सिर्फ जुड़े और जुड़ करके लंबा लंबा चेन बना दे तो हमारा बन जाता है एडिशन। और अगर 2 मोनोमर जुड़ते हैं और मोनोमर के जुड़ने के साथ ही बीच रास्ते में कुछ निकल जाते हैं, जहाँ पे जुड़ते हैं वहीं पे कुछ निकल जाते हैं, तो ऐसे पॉलीमर का नाम क्या रखा गया था? कॉन्डेंसेशन पॉलीमर रखा गया था। यहाँ पे देख लीजिए, कॉन्डेंसेशन पॉलीमर रखा है। तो एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन, या एडिशन के बदले आप इसे बोल सकते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, या इसी का दूसरा नाम क्या है? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और दूसरा जो हमारा पॉलीमराइजेशन का टाइप है उसका नाम क्या है? कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या इसी को आप बोल सकते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे चेन ग्रोथ, यहाँ पे स्टेप ग्रोथ। देख लीजिए, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलो, या इसी का दूसरा नाम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलिए, और दूसरा होता है कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन, या इसी को बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो बताइए, पॉलीमराइजेशन के आधार पे, यानी पॉलीमराइजेशन कहने का मतलब पॉलीमर बनने की विधि, तो पॉलीमर बनाने की विधि के आधार पे भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक का नाम रखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरे का नाम कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का दूसरा नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन का दूसरा नाम है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो हम लोग बारी बारी से दोनों को देखेंगे, आखिर एडिशन क्या है, कॉन्डेंसेशन क्या है। लेकिन इतना आपको पता होगा कि एडिशन में क्या होगा? सिर्फ मोनोमर ऐड होंगे, मोनोमर ऐड होंगे। अब हाँ, एक ही प्रकार के मोनोमर अगर ऐड हो गए तो होमोपॉलीमराइजेशन ऐसे बन जाते हैं। होमो का मतलब आपको बताए थे, एक प्रकार के मोनोमर जुड़ते हैं। तो एडिशन और कॉन्डेंसेशन 2 अलग अलग है। एडिशन में सिर्फ जुड़ता है और कॉन्डेंसेशन में 2 मोनोमर जुड़ेगा और बीच से कुछ रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्डेंसेशन। चलिए हम आगे बातों को कंटिन्यू करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको हाँ अब दिखाई दे रहा होगा।
चलते हैं आगे, बातों को कंटिन्यू करते हैं। या मरड़ा एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात किया जाए, हमारा पहला टाइप क्या है? एडिशन पॉलीमराइजेशन, या इसी का नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखिए इसके कुछ कैरेक्टर लिखे हुए हैं। हालांकि आपको पता है कि पॉलीमर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली टॉपिक है, थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन पॉलीमराइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मोनोमर, एक ही प्रकार के मोनोमर हो या डिफरेंट प्रकार के मोनोमर हो, इतना तो पता होगा। मोनोमर जुड़ेगा तो पॉलीमर बनेगा, मोनोमर जुड़ेगा तभी तो पॉलीमर बनेगा। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या खासियत होगा कि एक ही प्रकार के मोनोमर भी जुड़ सकते हैं, यानी जितने भी मोनोमर के यूनिट होंगे सभी एक प्रकार के हो सकते हैं, या डिफरेंट मोनोमर भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के मोनोमर भी हो सकते हैं। तो देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो भी मॉलिक्यूल लिए जाते हैं वो तो या तो एक प्रकार के मोनोमर होंगे, यानी सारे मॉलिक्यूल एक समान होंगे, या डिफरेंट टाइप के मोनोमर होंगे, या अलग अलग टाइप के मोनोमर होंगे। एड टुगेदर वो आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो एक ही प्रकार के मोनोमर जुड़ेंगे या अलग अलग प्रकार के मोनोमर जुड़ेंगे, तो उन दोनों ही केसेस में एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होती है। देखिए इस एडिशन वाले में खासियत क्या होता है? याद होगा आपको, इथीन से हम पॉलीथीन बनाए थे। तो इथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए हमने क्या किया था? कई सारे इथीन मॉलिक्यूल को लिया था और उस इथीन को आपस में जोड़ जोड़ के याद होगा पाई बॉन्ड को तोड़ते थे। और जैसे ये एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। हम आपको बताए थे CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद होगा, इसमें एक तो सिग्मा एक तो पाई होता है, और पाई को हम तोड़े थे और तोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए थे। ऐसा ही हम दूसरा इथिन का मॉलिक्यूल लिए थे CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें भी एक सिग्मा एक पाई होता है, पाई को हमने तोड़ दिया था और तोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, फिर ये इससे जुड़ गया, ये अपना पिछला वाला से जुड़ेगा, ये अपना अगला वाला से जुड़ेगा। इस तरह से ढेर सारे इथिन मॉलिक्यूल मिल करके पॉलीथीन का निर्माण किया था। तो याद होगा उसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं सारे एक टाइप के मॉलिक्यूल हैं, यानी वो क्या है? एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जनरली इसमें जो मोनोमर होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहने का मतलब उसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी तो उसके पाई बॉन्ड टूटेंगे, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद फिर से उसके बॉन्ड जैसे ही टूटेंगे तो दोनों एटम का वैलेंसी फ्री होगा, और वैलेंसी फ्री होगा तो एक एटम दूसरा एटम से, दूसरा तीसरा एटम से ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो इस एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या खासियत होगा कि इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। इसका मतलब इसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। लाइन समझ रहे हैं क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या समझेंगे? डबल बॉन्ड होगा, या नहीं तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा इसके पास, देख लीजिए। अच्छा, ये जो प्रक्रिया होते हैं उसमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनता है। लाइन लिखे है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू इंटरमीडिएट। ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होती है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन अपने आप नहीं होते हैं, उसमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनते हैं। तो इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनते हैं? या तो फ्री रेडिकल बनेंगे या नहीं तो आयनिक मैकेनिज्म। अब आयनिक मैकेनिज्म में भी दो बात हो जाते हैं, या तो कैटाइन के मैकेनिज्म होंगे या एनाइन के मैकेनिज्म होंगे। आयन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो प्लस वाला का नाम क्या रखेंगे? कैटाइन, और माइनस वाले का नाम एनाइन। तो आयनिक मैकेनिज्म भी दो प्रकार के हो जाएंगे, कैटाइनिक मैकेनिज्म और एनाइनिक मैकेनिज्म। और ये तो आप फ्री रेडिकल जानते हैं, फ्री रेडिकल के बारे में आपको पता होगा कि जब दो एटम के बीच में बॉन्ड ईमानदारी से टूटता है, जैसे ए और ए के बीच में मान लीजिए बॉन्ड बना हुआ है, और इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड ईमानदारी से टूटेगा तो ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और ये ए भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। और ए के पास ये इस तरह से बॉन्ड अगर टूट जाएगा, बॉन्ड अगर ऐसे टूट जाएगा तो कहानी क्या होगा? ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास भी अपना एक फ्री रेडिकल बन गया और इसके पास भी अपना एक फ्री रेडिकल बन गया, यानी ये ए फ्री रेडिकल और यहाँ भी ए फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। इसका मतलब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो देखिएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन में मैंने क्या क्या बताया उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक का नाम एडिशन, दूसरे का नाम कंडेंसेशन। एडिशन का दूसरा नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन
और कंडेंसेशन का दूसरा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इन एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक ही प्रकार के मोनोमर का इस्तेमाल हो सकता है या अलग अलग प्रकार के मोनोमर का भी इस्तेमाल हो सकता है। जनरली इसमें वो मोनोमर का इस्तेमाल होता है जो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब उस कंपाउंड या तो डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब पाई बॉन्ड होने आवश्यक है। ये प्रक्रिया होते हैं कैसे, तो इंटरमीडिएट के जरिए होते हैं। इंटरमीडिएट में यहां पे क्या क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है या आयनिक मैकेनिज्म हो सकता है। अब आज जानते हैं कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। तो प्लस वाले को कैटाइन बोलेंगे और माइनस वाले को एनाइन बोलेंगे। तो कैटाइन से आएगा कैटाइनिक मैकेनिज्म और एनाइन से क्या बनेगा, एनाइनिक मैकेनिज्म। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये तीन भागों में बंटने वाले हैं, फ्री रेडिकल, कैटाइनिक, एनाइनिक। आयनिक के दो पार्ट, कैटाइनिक, एनाइनिक। लेकिन बात यह है कि आयनिक मैकेनिज्म हमें देखना ही नहीं है। हमें देखना है मेनली किसके बारे में, हमें फ्री रेडिकल के बारे में देखना है। तो हमें फ्री रेडिकल के बारे में देखना है, यानी हम लोग फ्री रेडिकल पे ज्यादा बहस करेंगे। चलिए हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को देखते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल मेथड में कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे मैंने लिखा है सम कैटलिस्ट इज यूज्ड। ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, इस एडिशन पॉलीमराइजेशन में कुछ ना कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट याद होगा आपको, चुगला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। चुगला जो दो पक्षों में अक्सर मारपीट करवाता है, और जो मारपीट आराम से हो सकता है, शांत हो सकता है, उसको गोली बंदूक पे उतार देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर वो मारपीट की रफ्तार को तेज करता है। तो कैटलिस्ट वही चुगला का काम करेगा, रिएक्शन की रफ्तार को क्या करे, बढ़ाने का काम करेगा। हालांकि आपको पता होगा कि कैटलिस्ट भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक जो रफ्तार को बढ़ाए उसका क्या नाम था, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा जो रफ्तार को घटाने का काम करता है उसका क्या नाम था, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये बात तो आप जानते हैं कि 95% केसेस में हम लोग रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए ही कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कैटलिस्ट का सामान्य अर्थ हो जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसका मतलब जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो पॉलीमर बनाने के लिए हम चले तो हैं, लेकिन हमारे बॉन्ड अगर धीरे धीरे टूटते हैं, हमारे बॉन्ड को तोड़ने में अगर कोई मदद कर दे, आसानी से बॉन्ड को तोड़ने लगे, बॉन्ड के तोड़ने की जिम्मेदारी अगर कोई ले ले और हमारे रिएक्शन को आसानी से करवा दे, तो ऐसे कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। और इस कैटलिस्ट के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एसिटाइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है कैसे, स्मॉल अमाउंट में, नाम मात्र इस्तेमाल करते हैं, काफी कम मात्रा में। इट इज यूज्ड इन अ स्मॉल अमाउंट। कैटलिस्ट का इस्तेमाल काफी कम मात्रा में किया जाता है, किस रूप में, एज इनिशिएटर। इनिशिएटर का मतलब होता है स्टार्टर के रूप में। स्टार्टर का मतलब जो रिएक्शन को प्रारंभ करवाने के लिए जरूरी होता है। तो कैटलिस्ट हमारे इस एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करवाएगा, हमारे एडिशन रिएक्शन को चलाएगा। और एडिशन रिएक्शन को चलाने के लिए आप कैटलिस्ट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड या एसिटाइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैटलिस्ट हमेशा कम मात्रा में जरूरत होता है, बस एक बार रिएक्शन स्टार्ट तो कर दे, कसम काली माई की रिएक्शन अपने आप कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बस राय की कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है काफी कम मात्रा में एज इनिशिएटर। इसका मतलब बस स्टार्टर के रूप में रिएक्शन को प्रारंभ करवाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बताइए, ये दोनों पेज, ये एडिशन से लेकर के, यहां से लेकर के, एडिशन पॉलीमराइजेशन से यहां से लेकर के आप यहां तक की बातों को समझे कि नहीं समझे। अगर टर्सरी ब्यूटाइल, जल्दी मुझे बताइएगा, अगर टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड की बात किया जाए, इसका अगर डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो इसका डायग्राम ऐसे बन सकता है, CH3 OO C CH3 ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। ये बोला, ये टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड हुआ, टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड ये हुआ। और दूसरा हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O
O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये है आपका कौन, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये है। अच्छा, यहां पे है एसिटाइल पेरोक्साइड। एसिटाइल पेरोक्साइड आप ऐसे ले सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और उसके बाद आएगा CH3, इसका नाम है एसिटाइल पेरोक्साइड, ये एसिटाइल पेरोक्साइड। तो ये आपका हो गया टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ये ऐसे। ये हो गया आपका बेंजोइल पेरोक्साइड ऐसे, और ये हो गया आपका एसिटाइल पेरोक्साइड। एक चीज आप जानते होंगे, इस पेरोक्साइड में अगर गौर से देखा जाए तो आप देखिए OO के बीच में लिंकेज है, O के बीच में लिंकेज है, इसी का कुछ ना कुछ करामात होगा। बेंजोइल पेरोक्साइड में भी देखिए तो O के बीच में लिंकेज है, यानी इसका कुछ ना कुछ करामात होगा। और एसिटाइल पेरोक्साइड में भी देखिए O के बीच में लिंकेज है, यानी पेरोक्साइड शब्द का मतलब ही होता है, पेरोक्साइड का मतलब ही होता है OO के बीच में सिंगल बॉन्ड। पेरोक्साइड यहां भी है, पेरोक्साइड का मतलब ही होता है OO के बीच में सिंगल बॉन्ड। पेरोक्साइड का मतलब ही होता है OO के बीच में सिंगल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग पेरोक्सिल लिंकेज। ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्सिल लिंकेज बोलते हैं ऐसे। बताइए अभी तक की बातें आप समझे कि नहीं समझे? मैंने जो बोला था यहाँ पे एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और यहाँ तक की बातों को बोला। अब रिएक्शन करवा के दिखाऊंगा कि आखिर ये रिएक्शन होता है कैसे, कैसे होता है ये समझ आएंगे तब तो ये बात आसान है। हालांकि ये बात आपको लग रहा है थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है, क्योंकि थ्योरेटिकल टाइप का बात है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एक ही प्रकार के मोनोमर इस्तेमाल हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के मोनोमर इस्तेमाल हो सकते हैं। जनरली इसमें मोनोमर वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहने का मतलब या तो कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा या नहीं तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये रिएक्शन जब भी होता है तो इंटरमीडिएट के जरिए रिएक्शन होता है, और इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के रूप में बन सकता है या आयन बन सकता है। आयन का मतलब कैटाइन या एनाइन दोनों बन सकते हैं। आगे बोल रहा है रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट के रूप में इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और कैटलिस्ट का बस नाम मात्र चाहिए, थोड़ा सा मात्रा चाहिए बस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल ये कैटलिस्ट हो सकता है। ये कैसे काम करती है मैं बताऊंगा अभी, जस्ट इसके बाद मैं बताऊंगा। ये बेंजोइल पेरोक्साइड, ये एसिटाइल पेरोक्साइड, बताइए यहां तक की बातें आप समझे हैं क्या? उसके बाद मैं ये काम कैसे करते हैं ना, इस बातों को समझाऊंगा। जल्दी बताइएगा, समझे क्या? चलिए अब इसके बाद मैं शुरू से वीडियो देखिएगा। कोई भी बच्चे अगर इसमें अगर देख रहे हैं तो शुरू से वीडियो देखिए, शुरू से देखिएगा। शुरू से देखिए, शुरू से चले जाइए। जो भी बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं वो शुरू से चले जाइए, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं नो सर, कुछ बच्चे बोलते हैं यस सर। इसका मतलब शुरू से नहीं देख रहे हैं, शुरू से देखिएगा। थ्योरेटिकल अभी मैंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी का लाइन अभी बोले हैं। अभी तो समझने वाला कोई पॉइंट आया भी नहीं है, अब समझने वाला पॉइंट स्टार्ट ही होगी। शुरू से जाके देखिए। थैंक यू, थैंक यू। शुरू से जाके देखिए, शुरू से। जब भी वीडियो देख रहे हो ना तो आप शुरू से चले जाइए, लाइव में रहने की जरूरत नहीं है। आप शुरू से जाकर के देखिए तो कंप्लीट समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस नहीं किया है। बस मैंने अभी तक लाइन लिखा है। अब इसके बाद तो इसको सीखने वाले पॉइंट आते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, वो सीखने वाली बात होती है। ये सब तो थ्योरी का लाइन है कि थोड़ा सा कैटलिस्ट यूज कीजिए, कैटलिस्ट के रूप में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, तो थ्योरी का लाइन है। इसका मैकेनिज्म मैं दिखाता हूँ कैसे होता है ये रिएक्शन, इसका विधि मैं बताता हूँ। मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म समझते हैं क्या? मैकेनिज्म का मतलब होता है विधि, मैकेनिज्म। रिएक्शन कैसे होते हैं इसकी विधि को मैं समझाना चाह रहा हूं। इसका विधि हम लोग देखेंगे। देखिए, इस रिएक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब रिएक्शन का स्टार्टिंग होता है। तो पहला स्टेप, स्टेप 1 की मैं बात कर रहा हूं। रिएक्शन को स्टार्ट करवा रहा हूं। जैसे स्टार्ट करने का मतलब, हम मान लीजिए अगर चाहते हैं इथीन से पॉलीथीन कैसे बनता है, थोड़ा सा शरीर में इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखिए, जैसे आपको कहने के लिए बोल सकते हैं कि ये लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये N मॉलिक्यूल ले लीजिए, इसका नाम क्या है, इथीन या इथिलीन। और ये मान लीजिए थोड़ा सा हीटिंग चाहिए, उसके बाद ये बन जाएंगे CH2 और ऐसे ये मॉलिक्यूल कितनी बार जुड़ जाएंगे, N बार, और इसी का नाम क्या रख देंगे, पॉलीथीन। यानी इथीन से क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। मॉलिक्यूल कितनी बार लिया गया, N बार लिया गया, तो इथीन से बन जाएगा पॉलीथीन। अब ये रिएक्शन कैसे होते हैं ना, इसी को समझाना है। यहां से आप दिमाग लगाएंगे, सोचने वाली बात है। मैं मैकेनिज्म दिखाता हूं इसका कि रिएक्शन आखिर होते हैं कैसे। चलिए, इथीन से पॉलीथीन कैसे बनते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से समझने वाली बात है, यहां से समझिएगा। इसका मैं विधि आपको बताता हूं। रिएक्शन होते हैं, मैकेनिज्म का मतलब आपको इसके विधि के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ये लीजिए विधि, मैकेनिज्म। तो इसके विधि क्या होंगे, तो ये रिएक्शन होते हैं कितने स्टेप में, 3 स्टेप में होते हैं। सबसे पहला स्टेप की अगर बात किया जाए तो पहला स्टेप का नाम क्या होता है, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन का स्टार्ट होना। सबसे पहले कैटलिस्ट आएगा और रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगा, रिएक्शन को शुरू करवाएगा। तो सबसे पहला स्टेप का नाम क्या रखें, चेन इनिशिएशन, यानी चेन का प्रारंभ होना। इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई कैटलिस्ट तो आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कैटलिस्ट के रूप में आप टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड ले रहे हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड ले रहे हैं, एसिटाइल पेरोक्साइड ले रहे हैं। सारा का कैटलिस्ट का काम एक ही प्रकार का होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटेंगे। कैसे होते हैं, सुनिएगा लाइन। जैसे मान लीजिए हम बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल करें, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 ऐसा लिखा। देखिए, ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। इस कैटलिस्ट से पहले रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, इसका नाम क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब देखिए, रिएक्शन बस पहला स्टेप में है, स्टेप 1 चेन इनिशिएशन। यहां से ध्यान से समझिएगा, अभी तक समझने वाला बात नहीं था, ये पहली बार आपको समझने वाला बात आया है। बेंजोइल पेरोक्साइड रिएक्शन स्टार्ट करवाएगा कैसे, देखिएगा। सबसे पहले ये बात बताइए, आप ऑक्सीजन के बारे में आप जानते होंगे, एटॉमिक नंबर 8। तो 8 का मतलब इसके पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो दूसरे में कितना रहेगा, 6। यानी ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए, ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 6 इलेक्ट्रॉन में से देखिए, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए।
तो बाहर में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से 2 चला गया बॉन्ड बनाने में, तो बाकी बच गया कितना, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी 2 लोन पेयर। एक जोड़ा ऊपर में लिख दिया, एक जोड़ा नीचे में लिख दिया। इस तरह से इस ऑक्सीजन के बाहर में भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 में से देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाने में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाने में गया, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, तो बच गया कितना, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब देखिए लाइन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने में, तो बच गया इसके पास 4, 4 का मतलब इसके पास बच गया 2 लोन पेयर। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर का मतलब खुला इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे बॉन्ड में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये लोन पेयर है, इसका मतलब ये खुला इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये खुला इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हैं कि बंधे इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये खुला इलेक्ट्रॉन तबाही ज़्यादा मचाता है। लोन पेयर का नाम ही रखे थे हम लोग, याद होगा, लुच्चा लफंगा लंबा लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए आगे और पीछे बॉन्ड बनाने के लिए, तो बच गए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, और 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास बचा हुआ है तो इसका साफ मतलब है कि यहां पे खुला इलेक्ट्रॉन 2 जोड़ा, और इस ऑक्सीजन एटम के पास भी खुला इलेक्ट्रॉन 2 जोड़ा। इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे नेगेटिव होगा। खुला इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज खुला होगा, और यहां पे भी नेगेटिव चार्ज क्या होगा, खुला होगा। और खुला इलेक्ट्रॉन तबाही क्या करता है, ज्यादा मचाता है। तो आप ही बताइए, इसके पास खुला इलेक्ट्रॉन है यानी यहां तबाही ज्यादा है, इसके पास भी खुला इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहां भी तबाही ज्यादा है, और दोनों एक दूसरे से नफरत करता है, आई हिट यू की भावना रखता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से अगर नफरत करेगा तो ये एटम इसको बोलेगा आई हेट यू, और ये एटम इसको बोलेगा आई हेट यू। इसका मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड लमड़ जाएंगे। दोनों नफरत करेगा तो दोनों दूर हटेगा, और दूर हटेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, लमड़ जाएगा, और लमड़ जाने के कारण ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड कमजोर हो जाएंगे। लमड़ चुके हैं तो बड़े हो जाने की वजह से वो कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर अगर हो जाएंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा। अब सर टूटेगा कैसे, तो चूंकि दोनों एटम के खींचने की क्षमता बराबर है। आपको पता होगा ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे अगर होगा 3.5, याद होगा बच्चे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होगा, इस ऑक्सीजन का भी खींचने का क्षमता कितना होगा, 3.5। जिस वजह से ये दोनों एटम ईमानदारी से बॉन्ड को तोड़ने की बात करेगा, और ये एटम जैसे ईमानदारी से बॉन्ड को तोड़ेगा तो ईमानदारी से ऐसे टूट जाएगा। ऐसे बॉन्ड टूट जाएंगे, और ऐसे ही बॉन्ड अगर टूट जाएंगे तो देखिए इसका स्टेटस क्या बन जाएगा, इसका स्थिति कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखिए C6H5 रहेगा, उसे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के रूप में रह जाएगा। यानी सर इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फ्री रेडिकल रह जाएगा, ऐसे फ्री रेडिकल। हालांकि देखिए इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो हम चाहे तो इस लोन पेयर को भी ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, इस लोन पेयर को भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम बताते हैं बार बार कि लोन पेयर को वहां दर्शाया जाता है ना जहां लोन पेयर की जरूरत होता है। तो हमें जरूरत था बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो लोन पेयर का कॉन्सेप्ट समझाएं, और अब अगर जरूरत नहीं है तो लोन पेयर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह भीड़ भाड़ लगा के क्या होगा, इसको मैंने हटा दिया। अब बताइए आप ही, ये कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। एक बार तो इसके कारण, और एक बार इधर से बनेगा। तो बताइए ये एक बार एक टुकड़ा ये बन जाएगा और दूसरा टुकड़ा ये बन जाएगा, यानी ये टुकड़ा 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो यहां पे हम चाहे तो 2 लगा सकते हैं। बताइए ये बात आप समझे कि नहीं समझे, यहां समझने वाला बात है। इससे पहले तो थ्योरी का लाइन था, यहां से कंसेप्ट है, समझने वाला पॉइंट है। अब देखिए अगर ए के पास फ्री रेडिकल हो और बी के पास प्लस चार्ज हो, और ए अगर चाहे बी से जुड़ जाए तो कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि बोलेगा कि भाई तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है। ए तो उसी एटम से जुड़ना चाहेगा ना जिसके पास एक बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है।
यानी ए के पास अगर एक बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो ए हमेशा उसी एटम से संबंध बनाएगा जिस एटम के पास ए के जैसे ही एक बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन हो। यानी फ्री रेडिकल की कोशिश होती है कि हम उसी एटम के साथ जुड़ सकते हैं जिसके पास मेरे ही जैसा एक और फ्री रेडिकल हो। जैसे मान लीजिए अगर यहां से बात किया जाए, जैसे देखिए आपने बी बनाया और बी के पास मान लीजिए एक और फ्री रेडिकल होता तो ये आराम से ए और बी जुड़ जाता। यानी ए बी से कब जुड़ सकता है? जब ए के पास अगर फ्री रेडिकल है तो बी के पास भी क्या हो? फ्री रेडिकल हो। यानी फ्री रेडिकल नए फ्री रेडिकल के साथ जुड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्री रेडिकल अपने ही जैसे नए फ्री रेडिकल को बनाना चाहेगा ताकि उसके साथ जुड़ने का मौका मिले। देखिए इस ऑक्सीजन के पास फ्री रेडिकल है, अब इसके पास मजबूरी है कि अगर इसके जैसा कोई नया फ्री रेडिकल बन जाए तो ये आराम से उसके साथ जुड़ सकता है। तो एक चीज आप गौर से देखिए, यहां पे हीटिंग तो चल ही रही है, हीटिंग में तो कोई कसर नहीं है, हीटिंग तो चल ही रही है। ये फ्री रेडिकल चाहता है मेरे ही जैसा एक नया फ्री रेडिकल बन जाए। तो देखिएगा ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इस बेंजीन वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए तो इस C6H5 के पास इस बॉन्ड में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो ये फ्री रेडिकल चाहता है कि अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा, अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ईमानदारी से अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये फ्री रेडिकल, ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन के पास चला आएगा और ये वाला फ्री रेडिकल इस कार्बन के पास चला जाएगा, जिस वजह से हम ये फ्री रेडिकल इस नए वाले फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है। यानी अगर इसकी अगले स्टेप की बात किया जाए तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा खासियत, तो देखिए C6H5 और इसके पास एक फ्री रेडिकल रहेगा, C6H5 एक फ्री रेडिकल रहेगा और साथ में क्या बन जाएगा, देखिए यहां दिखाते हैं C डबल बॉन्ड O बना हुआ है और C का एक इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए पहले यही दोनों बॉन्ड जुड़ा हुआ था ना, तो ये बना हुआ था, और अगर ये बॉन्ड इन दोनों के बीच के बॉन्ड, इन दोनों के बीच के बॉन्ड अगर ईमानदारी से टूट जाए तो ये भी फ्री रेडिकल अलग और ये भी फ्री रेडिकल अलग, और बताइए ये फ्री रेडिकल इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन का एक बार डबल बॉन्ड और पुनः कार्बन ऑक्सीजन का एक और डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और फिर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यानी ये क्या बन चुका है, CO2 बन चुका है, ये CO2 बन के निकल जाएगा। तो इसके अगले स्टेप की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। देखिए हमारा ये फ्री रेडिकल बन चुका है, इसका नाम है फिनाइल फ्री रेडिकल, इसका नाम है फिनाइल फ्री रेडिकल, और CO2 तो गैस बन के बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये तो CO2 गैस बन के बाहर निकल गया, उस CO2 को हम प्लस CO2 लिख दिए। बताइए यहां ये स्टेप आप समझे कि नहीं समझे? ये आपका पहला स्टेप है रिएक्शन का, चेन इनिशिएशन स्टेप। ये स्टेप आप समझे कि नहीं? बताइए समझे? देखिए अब सारे बच्चे लगभग समझने लगे हैं, क्योंकि जो बच्चे कुछ देर पहले बोल रहे थे नहीं समझे, वो बच्चे भी अब बोल रहे हैं कि हाँ समझ गए। अब समझने वाला स्टेप है ना, बॉन्ड अपनी मर्जी से कहाँ टूट रहा है, बॉन्ड को तो हम हीटिंग कर रहे हैं ना, और फ्री रेडिकल तो चाहता ही है ना कि हम, फ्री रेडिकल क्या है, एक प्रकार का कैटलिस्ट है जो अपने ही जैसे नए बॉन्ड को तोड़ करके उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। बॉन्ड अपनी मर्जी से नहीं टूट रहा है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो हम हीटिंग कर ही रहे हैं ना। पॉलीमर चैप्टर शुरुआत ही होते हैं हीटिंग से, सॉफ्टली हीटिंग जरूरी है, नॉर्मल हीटिंग जरूरी है। चलिए सारे बच्चे लोग समझ रहे हैं, थैंक यू।
बॉन्ड अपनी मर्जी से नहीं टूट रहा है, हम हीटिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे हीटिंग किए तो यहाँ टूटा। अब ये फ्री रेडिकल चाहता है कि मेरे जैसे नए फ्री रेडिकल जन्म हो, तो जन्म देने के लिए ऐसा फ्री रेडिकल बना, यानी हमारा क्या बन गया, फिनाइल फ्री रेडिकल बन चुका है। अभी हम चेन इनिशिएशन स्टेप में ही चल रहे हैं। अब चलिए हम पेज को पलट देते हैं, हमारा बन चुका है फिनाइल फ्री रेडिकल और CO2 तो गैस बन के बाहर निकल गया। चलिए हम लोग फिनाइल फ्री रेडिकल को लेके चलते हैं। ये हमारा है फिनाइल फ्री रेडिकल C6H5 फ्री रेडिकल। और आप ही बताइए अब हमें क्या बनाना है, पॉलीथीन बनाना है। तो इथीन लिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन लिया जाए। अच्छा बताइए, इस इथीन की अगर बात किया जाए तो इस इथीन में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और देखिए नॉर्मली हीटिंग चल ही रही है, तो इस कार्बन का खींचने का पावर जितना है उतना ही इस कार्बन के खींचने का पावर है। तो आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पाई बॉन्ड कैसा होता है, कमजोर बॉन्ड होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉनिटी दोनों ही कार्बन का बराबर है, इस वजह से ये बॉन्ड आराम से टूट जाएगा। और बॉन्ड अगर आराम से टूटेगा, ईमानदारी से टूटेगा, तो यहीं पे उत्पन्न होगा फ्री रेडिकल। मतलब मैं कहना चाहता हूं ये फ्री रेडिकल, ये फिनाइल फ्री रेडिकल अपने ही जैसे नए फ्री रेडिकल को इसमें जन्म देने की कोशिश कर रहा है। और देखिए ये बॉन्ड अगर ईमानदारी से टूट जाएगा, ये बॉन्ड अगर ईमानदारी से टूट जाएगा, देखिए हीटिंग जरूरी है, तो ईमानदारी से टूटेगा तो क्या होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास, और इस कार्बन और CH2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब लाइन ये है, ये क्या बन जाएगा आगे देखिए, ये बन जाएंगे C6H5 और ये जुड़ जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ जाएगा CH2 से और CH2 जुड़ेगा किससे, CH2 से। और इस CH2 का इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में इसके साथ चला गया, लेकिन इस CH2 का इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, CH2 का इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब देखिए ये फिनाइल फ्री रेडिकल कितनी बार बनेगा, कॉमन सेंस, यहां से CO2 कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। यहां से फिनाइल फ्री रेडिकल भी कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल 2 बार निकलेगा, तो इसका मतलब ये फिनाइल भी 2 बार लीजिए, ये फिनाइल भी 2 बार लीजिए। तो ये भी अगर 2 बार लेते हैं, ये भी अगर 2 बार लेते हैं, तो बताइए ये भी कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। अब ये जब 2 बार बनेगा तो बताइए ये फिनाइल एक इथीन से रिएक्शन किया तो ऐसा बना लिया। अब इसमें कितने प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, 2 प्रकार के इंटरमीडिएट हैं, 2 लिखे हुए, इसका मतलब 2 प्रकार के हैं। यानी इसमें ऐसा है, कैसे देख लीजिएगा, C6H5 CH2 फ्री रेडिकल ये हुआ एक, और ऐसा ही दूसरा है C6H5 CH2 और ये फ्री रेडिकल ये हो गया दूसरा। ये एक है और ये दूसरा है, क्योंकि यहां पे 2 लिखे हुए हैं, 2 लिखे हुए हैं, तो 2 का मतलब ये 2 मॉलिक्यूल है। अब देखिए क्या होगा, कहानी सुन लीजिए। ये अकेला खुद बहुत सारे इथीन से, इथीन का मतलब यही तो हमारा इथीन है, यही तो हमारा इथीन है। ये फ्री रेडिकल बहुत सारे इथीन से जुड़ता जाएगा और बड़ा लंबा चेन बना लेगा, मतलब रिएक्शन में चेन प्रोपेगेट करवाएगा। और ये इथीन भी ये फ्री रेडिकल भी बहुत सारे इथीन से आपस में जुड़ता जाएगा, और जुड़ करके ये बड़े से झुंड का निर्माण कर देगा, इथीन के साथ झुंड का निर्माण कर देगा। तो बताइए इसका भी एक बड़ा झुंड बन जाएगा और इसका भी एक बड़ा झुंड बन जाएगा, और अंत में जाकर के ये दोनों झुंड आपस में जुड़ जाएगा और हमारा बड़ा सा मॉलिक्यूल पॉलीथीन का बन जाएगा। तो चलिए ये आपका पहला स्टेप का रिएक्शन था, अब मैं दूसरा स्टेप पे समझाता हूं, ऐसे बन जाएंगे। चलिए दूसरा स्टेप में चलते हैं। ये इनिशिएशन स्टेप था। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 इसका नाम है चेन प्रोपेगेशन।
चेन प्रोपगेशन मतलब रिएक्शन आगे संचरित होगा, ऐसा बोलने का मतलब है रिएक्शन को अब आगे चलाते हैं। कैसे होगा देखिए, दूसरा स्टेप है हमारे पास क्या है, C6H5 CH2 फ्री रेडिकल है, और ये किसके साथ जुड़ेगा, N मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जुड़ेगा। तो बताइए आगे क्या बन जाएगा, आगे हमारा इसी तरह से बहुत सारे, ये CH2 का डबल बॉन्ड टूटेगा, अंदाजा कीजिए यहाँ पे एक सिग्मा है एक पाई है, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, ये इससे जुड़ जाएगा और ये अपने ही जैसे अगला एथीन से जुड़ जाएगा, यानी ये CH2 कितनी बार, N बार जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, C6H5 CH2 ये CH2 आ गया, और उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर आ जाएगा CH2 कितनी बार, N बार जुड़ जाएगा। ये बड़े से महाजाल का निर्माण कर देगा, यानी ये आपका पॉलीथीन का एक हिस्सा बन चुका है, इथिलीन के एक हिस्से बन चुके हैं। और ये मॉलिक्यूल कितनी बार लिए जाएंगे, 2 बार लिए जाएंगे यहां से, तो यहां से 2N ले लिया जाए, यहां से 2N ले लिया जाए 2N बार, तो ये भी कितनी बार बनेगा, 2N बार बनेगा, 2 बार बन जाएगा। अब देखिए ये 2 बार बनेंगे, तो अब इन दोनों को अलग अलग से इकट्ठा करेंगे, ये 2 बार बन चुके हैं, इन दोनों को अब एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो अब हमारा रिएक्शन देखिए ऐसे ही चलते रहेंगे। तो पहला था रिएक्शन स्टार्ट करने वाला स्टेप, दूसरा था रिएक्शन प्रोपेगेशन मतलब रिएक्शन का चलना, रिएक्शन चलेगा कैसे, और तीसरा स्टेप जो हमारा अंतिम स्टेप आ रहा है उसका नाम है टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसका मतलब रिएक्शन को रोकने की बारी है, अब हमारा पॉलीथीन बन के तैयार हो जाएगा। तो हम ले रहे हैं यहां पे स्टेप 3, इसका नाम रखा है क्या, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल 2 बार आया है, दोनों को लेके आइए, तो लेके आ गए 2C6H5 CH2 उसके बाद CH2 होल N, ये 2 बार है, ये दोनों जुड़ेंगे कैसे, तो दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। तो लिख रहे हैं C6H5 CH2 थोड़ा जगह कम हो रहा है, चलिए यहां से दिखाते हैं, देखिएगा C6H5 CH2 होल N। बताइए C6H5 CH2 होल N, बताइए इसी को एक बार लिखें, एक बार और इसके सामने में लिखेंगे, लेकिन सामने में तो नहीं लिख पाएंगे, सामने में तो उतने जगह नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे, तो इसको हम नीचे में लिख देते हैं। आप इसको एक बार और इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, तो इसको 2 बार लिखिए, C6H5 CH2 और यहाँ पे CH2 होल N, ऐसे लिखें। और बताइए ये फ्री वैलेंसी अब इसके साथ जुड़ जाएगा, ये सीधा रहता तो थोड़ा सा छोटा लाइन दिखता, थोड़ा सा अब लंबा लाइन दिख रहा है, लेकिन लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप सीधे लाइन में लिखेंगे। तो ये देखिए ये जो बड़ा सा झुंड बना है ना, इसी बड़े से झुंड का नाम क्या होता है, पॉलीथीन। पॉलीथीन, ये हमारा पॉलीथीन बन चुका है। तो मेरे विचार से आप समझ गए होंगे कैसे पॉलीथीन बनते हैं। अगर असुविधा हुई है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके आप आराम से देखेंगे, सारे स्टेप धीरे धीरे समझाए गए हैं। तो ये बड़े से जो झुंड बने हैं, इसी झुंड का नाम है पॉलीथीन। बताइए ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप समझे कि नहीं समझे, बताइएगा। खैर ये प्रोसेस आपसे
नहीं पूछा जाता है। मतलब पॉलीथीन का मैंने बनने का तरीका बताया है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा। क्लास कब तक चलेगा? थोड़ा देर और चलेगा अभी। बस अब ये मतलब इनिशिएशन को पढ़ाना, मतलब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन को अभी पढ़ाना है। लगभग 15 मिनट और चलेंगे। चलिए, चेन प्रोपेगेशन कहाँ है? चेन प्रोपेगेशन तो ये है भाई, ये C6H5CH2 यहाँ से उठाया गया, ये यहाँ से उठा के लाए, और हमने क्या किया, इथिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, पाई बॉन्ड को तोड़े तो एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हुआ। अब इस इलेक्ट्रॉन को इधर जोड़ दिए और इसका इलेक्ट्रॉन अगला इथिन से जोड़ते गए। इस तरह से ये इथिन कितनी बार, n बार लेंगे, तो यहाँ पे n बार ये इथिन जुड़ जाएगा, ये बता रहे हैं। तो ये पॉलीथीन बन गया। ये प्रोसेस आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी होता है कि आखिर पॉलीथीन बनता है कैसे। देखिए, पॉलीथीन की अगर बात किया जाए तो पॉलीथीन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। इस एडिशन पॉलीमराइजेशन का अगर एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो एग्जाम्पल इसके पॉलीथीन लीजिए, टेफ्लॉन लीजिए, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल लीजिए, ये सब पॉलीमर के एग्जाम्पल है। ये सब एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल है। पॉलीथीन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम रखे हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, तो इसको बोलते हैं LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और दूसरा पॉलीथीन क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब दोनों के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है 473 केल्विन टेम्परेचर पे, और उसके लिए प्रेशर चाहिए 1000 से 2000 ATM। इसका मतलब एवरेज में लिया जाए तो 1500 ATM के आसपास प्रेशर चाहिए। तो टेम्परेचर चाहिए 473 केल्विन के आसपास लो डेंसिटी पॉलीथीन के बनाने के लिए, और प्रेशर चाहिए 1500 ATM के आसपास। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होते हैं उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 340 केल्विन, और प्रेशर कितना चाहिए? 6 से 7 ATM। अच्छा देखिए, इसमें कैटलिस्ट के लिए आप किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? O2 को या पेरोक्साइड को। पेरोक्साइड तो आप जानते होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोक्सिल लिंकेज, या इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। O2 लीजिए या पेरोक्साइड लीजिए, ये कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैटलिस्ट का, ये जो आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसमें कैटलिस्ट को क्या इस्तेमाल किया जाता है? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पूछा जाता है कि इनमें से जिगलर नट्टा कैटलिस्ट कौन है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है? तो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और TiCl4, यानी C2H5 का होल 3Al और TiCl4, इन दोनों का जोड़ यानी एडिशन, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनमें से जिगलर नट्टा कैटलिस्ट कौन है? तो Al C2H5 का होल 3 और TiCl4, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसी को बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। देखिए, नाम ही है लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो इसका डेंसिटी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और इसमें कोई क्लोज पैकिंग नहीं होता है, मतलब लचीला ज्यादा होगा। हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब गाढ़ापन ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और क्लोज पैकिंग, इसका मतलब उसके कण ठूस ठूस के भरे होते हैं। तो देखिए, इसमें कण ठूस ठूस के नहीं भरे हैं, इसी वजह से इसका लचीला वाला खिलौना, लचीला वाला खिलौना, मोल्डेन टॉयज, इसका मतलब लचीला खिलौना में इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं के जो बैग होते हैं पॉलीथीन के, वो बैग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो आप आलू प्याज जो लाते हैं सामान, उसमें भी तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। एस्क्यूज बोतल, इसका मतलब होली में देखते हैं एस्क्यूज बोतल का इस्तेमाल करते हैं, पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा होता है ना जिसमें रंग डाल देते हैं, उसको छपाते हैं तो छप जाता है, लो डेंसिटी का होता है तो छप जाता है। या फ्लेक्सिबल पाइप, मान लीजिए मोटरसाइकिल को धोने वाले, तो पंप से पानी आता है मोटरसाइकिल तक, तो देखिएगा एक पाइप लगा होता है पानी के लिए। या बोर्डिंग वगैरह में आप देखे होंगे पाइप से पानी जाते हैं, तो पाइप से जो पानी जाते हैं वो क्या होता है? लचीला पाइप होता है, उसको आप आराम से मोड़ सकते हैं।
तो फ्लेक्सिबल पाइप में भी लो डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है। इस हाई डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल देखिए कहाँ पे, कठोर वाला खिलौना, खिलौना का कुछ हिस्सा होता है ना जो टूटता नहीं है, मतलब वो मजबूत होता है, लचकता नहीं है, उसको जोर से मारेगा तो टूट सकता है लेकिन लचक नहीं सकता है, ऐसे खिलौना में। बोतल, हालांकि बोतल के बदले आप बोल सकते हैं हार्ड बोतल में इस्तेमाल किया जाता है। बकेट या पाइप, जैसे आप पानी ले जाने के लिए पाइप इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए दीवार में जो टंकी से पानी नल तक आता है तो उसके लिए जो पाइप इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ना, तो वो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बने होते हैं। बकेट यानी बर्तन जो प्लास्टिक के होते हैं, जो लचकते नहीं हैं, टूट सकते हैं लेकिन लचकते नहीं, वो सब क्या होते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सब लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन को हमने क्या किया था, 2 भागों में बांटा था। लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए टेम्परेचर 473 केल्विन, प्रेशर लगभग 1500 एटीएम के आसपास चाहिए। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए टेम्परेचर 340 केल्विन, प्रेशर 6 से 7 एटीएम चाहिए। इसमें कैटलिस्ट के रूप में ऑक्सीजन या पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है। इसमें कैटलिस्ट के रूप में जिगलर-नटा कैटलिस्ट यानी ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और TiCl4 का इस्तेमाल होता है। इसका नाम ही है लो डेंसिटी, तो डेंसिटी कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यानी कम ही टेम्परेचर पे पिघल सकता है, और इसमें कण ठूस ठूस के नहीं भरे होते। इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और क्लोज पैकिंग होता है, इसका मतलब ठूस ठूस के भरे होते हैं। इस्तेमाल किया जाता है बैग में, थैली के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो खिलौना जिसमें मुड़ जाता है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या चपकने वाले बोतल में इस्तेमाल कर सकते हैं, या मोड़ने वाले लचकदार पाइप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मतलब गाढ़ापन भी ज़्यादा है, और पिघलता है ज़्यादा टेम्परेचर पे, और ठूस ठूस के इसमें कण भरे होते हैं। ये काफ़ी कठोर होते हैं, इसके बोतल कठोर होंगे, इसके बर्तन कठोर होंगे, इसके पाइप कठोर होंगे। ये आपका था पॉलीथीन। पॉलीथीन जो एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसका वैरायटी था। इसके बाद एग्जाम्पल आता है टेफ्लॉन या पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो इसके बारे में भी एक लाइन आप देख लेते हैं। देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं। और देखिए लाइन, पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसी का नाम क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। जैसे क्या किए थे यहाँ पे, जैसे इथीन से पॉलीथीन बनाए थे ना, एग्जैक्टली उसी प्रकार से यह पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, ऑक्सीजन को कैटलिस्ट के रूप में, और इसे बनाया पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। कैसे बने इसको अगर देखना चाहेंगे तो देखिए क्या होता है, CF2 लिया, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ऐसे। अगला लिया जाए CF2 डबल बॉन्ड CF2, अगला लिया जाए CF2 डबल बॉन्ड CF2, ऐसे। अब देखिए इन सब में जानते हैं सिग्मा और पाई है, सिग्मा और पाई है, सिग्मा और पाई है, ऐसे जानते हैं आप। पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं ना, कमजोर होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे बॉन्ड टूट जाएगा तो बताइए बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये दोनों बॉन्ड टूट के अलग हो जाएंगे। ये बॉन्ड टूट के जैसे ही पाई बॉन्ड अलग होगा, हीटिंग चल रही है, तो बॉन्ड टूट के जैसे ही अलग होगा तो होगा क्या कहानी, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ये पाई बॉन्ड भी टूट जाएंगे, ये पाई बॉन्ड भी टूट जाएंगे, ऐसे। अब इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बनाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन अगला से बॉन्ड बनाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन पिछला से बॉन्ड बनाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन अगला से बॉन्ड बनाएगा। तो बताइए ये टेट्राफ्लोरोइथीन, 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 डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को तोड़ करके एक एटम अगला जुड़ा, वो एटम अगला जुड़ा, वो एटम अगला जुड़ा, और इस तरह से CF2 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 ये मॉलिक्यूल n बार जुड़ेंगे तो नाम हो जाएगा उसका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, या इसी का नाम होता है टेफ्लॉन। तो ऐसे निर्माण होगा टेफ्लॉन का, ये टेफ्लॉन ऐसे बन जाएंगे। इसका इस्तेमाल किया जाता है चापाकल में, आप जानते होंगे वासट वगैरह का इस्तेमाल होता है, या पंप वगैरह में वासट का जो इस्तेमाल होता है, गैस्केट वाल्व के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है, लचकदार तो होता है लेकिन थोड़ा हार्ड ज़्यादा होता है,
टिकाव ज़्यादा होगा, मजबूती ज़्यादा होगा। और समझिए ना, मजबूती अच्छा खासा इसका होता है पॉलीटेराफ्लोरोईथीन का। अब ये एक इसके पास आपको दिया गया है, फिर से एग्जांपल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ओहो, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एग्जांपल है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, PAN ऐसे बोलते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। देखिए पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल नाम है PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका इस्तेमाल किया जाता है फाइबर के रूप में। फाइबर कहने का मतलब आप समझे क्या? फाइबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्लॉन में और एक्रेलॉन में। इसका इस्तेमाल होता है कपड़े के निर्माण में। कपड़े के निर्माण जैसे कि मोटे गाढ़े कपड़े में, जैसे कंबल में इस्तेमाल करते हैं, कारपेट में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी आप जानते होंगे नहीं कि इसके एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटेगा और ये इस तरह से ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे। इसका नाम है एक्रेलोनाइट्राइल। और इसमें पेरोक्साइड हमारा क्या है, तो पेरोक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। और जैसे इथीन से बनता है पॉलीथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन से बनता है टेफ्लॉन, उसी प्रकार से एक्राइलोनाइट्राइल से क्या बनता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। यहाँ पे लिखा है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ऐसे बन जाते हैं। और ये कैसे बने होंगे पता होगा ना, कि इसके पाई बॉन्ड टूटेंगे, एक मॉलिक्यूल, एक एटम दूसरा से जुड़ेगा, वो एटम अगला जुड़ेगा। ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे तो ढेर सारे पाई बॉन्ड टूटेंगे, तो ढेर सारे पाई बॉन्ड टूटेंगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। एक एटम दूसरा जुड़ेगा, वो अगला जुड़ेगा, वो अगला जुड़ेगा, वो अगला जुड़ेगा। इस तरह से जैसे इथीन से पॉलीथीन बनता है ना, बताए हुए हैं, एग्जैक्टली उसी प्रकार से एक्राइलोनाइट्राइल से पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनेगा। तो यहाँ तक की बातों को समझा दिया गया है। आपको अगर ज़रा सा भी असुविधा होता है तो निश्चित रूप से वीडियो को बैक करके देखें, एक बार रिपीट करके देख लीजिए। और आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दबाजी में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लिख देते हैं, ये आपका है पेज नंबर 1। फटाफट लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ये पेज नंबर 1 ऐसा लिखा। चलिए ये लीजिए पेज नंबर 2, जल्दी में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पेज नंबर 2। यहां पर लिया जाए पेज नंबर 3। यहां पर लेते हैं पेज नंबर 4। यहां पर लेते हैं पेज नंबर 5। और यहां पर लेते हैं पेज नंबर 6। और यहां पर लेते हैं पेज नंबर 7। इनिशियली पाई बॉन्ड तो टूटता है ना, ऑक्सीजन कैटलिस्ट लेंगे तो जल्दी टूटेगा, हीटिंग कर रहे हैं तो टूटेगा ही। तो यहाँ से कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा पॉलीमर का, और 2 लेक्चर आपको मिलेगा। उसके बाद हमारा पॉलीमर ये एंड हो जाएगा। मिलते हैं फिर से इसके अगला वीडियो लेकर के, आज ही उपलब्ध होंगे। थैंक यू।